हेलो दोस्तों, आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का। बहुत सारा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके, हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप लोग अच्छी तरह से चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, तो आज का जो हमारा इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक होगा वो चैप्टर 6 होगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू। अच्छा, ये बात ध्यान रहे कि अगर आप रेवेन्यू समझना चाहते हो ना, तो आपको चैप्टर 4 और 5 आप कंप्लीट होनी चाहिए। अब चैप्टर 4 में क्या था? चैप्टर 4 में क्या था? कॉस्ट। 5 में कॉस्ट था, और 4 में क्या था? 4 में था प्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये दो चीज जो है आनी चाहिए, तब जाकर ही अच्छी तरह से आप रेवेन्यू को समझ पाओगे। आई बात समझ में? तो ये गलती मत करना डायरेक्ट रेवेन्यू। सबसे पहले आपको 3 चैप्टर लिंक अप से करनी है, जिससे सबसे पहले 4, फिर 5 और फिर 6। तो हमने पहले 4 खत्म किया, फिर 5 खत्म किया, फिर 6 में आए हैं रेवेन्यू में। ठीक है, तो रेवेन्यू में आप ध्यान रखिए, चीजें अच्छी तरह समझ में आएंगी। चलिए, रेवेन्यू का मतलब क्या है? मान लेते हैं कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद ये भाई सेल कर, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट को क्या करना है? इसको बना लिए, अब बना के क्या सेल करिए। सेल करने के बाद हमारे हाथ में जो पैसा आया, हमारे हाथ में जो पैसा आया, ठीक है, हमारे हाथ में जो पैसा आया, इसी को कहते हैं रेवेन्यू। जस्ट और एक एग्जांपल, ये दिख रहा है, इसको बनाने में कॉस्ट जितना लगा होगा, है ना, सब चीज है, इसमें कॉस्ट लगा होगा ना। तो ये जो लगा है कॉस्ट, ये हमको देने में मान लेते हैं कि 20 रुपये हमको मिला, लेकिन इसको लगाने में क्या 10 रुपया बना होगा। तो 20 रुपया जो हमको पेमेंट करना पड़ा, तो इसका तो हम अगर बेचेंगे किसी को और हमको 20 रुपया मिलता है, तो ये क्या बनेगा? इसका रेवेन्यू बनेगा। जस्ट यही है। तो कोई भी प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है ना, ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या किए? सेल कर दिए किसी को। सेल कर दिए तो इसके बदले में क्या मिलेगा हमको? पैसा मिल जाएगा। ये हमारे पास से चल जाएगा, क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। तो जब पैसा मिल जाएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा। अब इसको किसी भी तरह से आप लोग प्रॉफिट नहीं बोल सकते हम लोग। लेकिन नॉर्मली जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, मतलब कि पढ़े लिखे तो होते ही है, लेकिन जो लोग को इकोनॉमिक्स की पूरी जानकारी नहीं होती है, वो लोग इसको नाम देते हैं भैया प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्या बोलता है? आज का इतना हुआ, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर में एक्चुअल में ये रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू है। इसके अंदर में से इस प्रोडक्ट का खर्चा मतलब कॉस्ट गायब होगा, इस प्रोडक्ट में से लेबर कॉस्ट गॉड होगा, इसमें से लेबर रेंट वेंट सब मार काटने के बाद जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट है ना। तो ये हमारा, आज से आप लोग प्रॉफिट नहीं बोलोगे, आप लोग क्या बोलोगे? रेवेन्यू बोलोगे। क्या बोलोगे? रेवेन्यू। हमसे कितना हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है ना, हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? ओके, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल हो गया, सेल होने के बाद जो मिलता है वो रेवेन्यू होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग कि टाइप्स कितने होते हैं, है ना। क्या होते हैं? टाइप्स। क्या? टाइप्स। टाइप्स ऑफ क्या? टाइप्स ऑफ क्या? रेवेन्यू। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। 3 तरह का रेवेन्यू। कौन कौन सा? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। 3 तरह का रेवेन्यू होता है ना। अब टोटल रेवेन्यू क्या होता है भाई? इसमें ध्यान देना। टोटल रेवेन्यू ध्यान देना है। कोई भी जब कंपनी है, फर्म है, इस प्रोडक्ट को बना रही है ना, इस प्रोडक्ट जब बना रही है, तो क्या हो रहा है उसमें, इसको मतलब कि सारा बनाएगी तो सारा, लेकिन बेचेगी 10, 20 या एक लिमिटेड, सब तो नहीं ना बेच देगी, तो एक लिमिटेड मात्रा बेचेगी, है ना। तो जब बेचेगी तो समस्त राशि को, मतलब कि जब जैसे मान लेते हैं कि 10 पीस बेच रही है, 10 पीस बॉल बेच रही है, ठीक है। अच्छा, उस वस्तु को बेचने पर जब सेल होता है, तो उससे किससे गुना करते हैं? एनी आइडिया? नहीं। इसको, ये तो हम, ये वाला हम 10 पीस बेचे, तो हमारा रेवेन्यू कैसे आएगा? कितना आना चाहिए? इसका प्राइस तो पता नहीं तुमको। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम 20 रुपए करके, इसका प्राइस है, क्या है? इसका प्राइस जो है 20 रुपीज करके, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ?
200 रुपीज, है ना, 200 रुपीज रेवेन्यू हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहा है, ये क्या है, क्वांटिटी, सॉरी प्राइस, प्राइस, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, क्यू मीन्स कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। तो प्राइस में क्वांटिटी का मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, टोटल रेवेन्यू मिल जाता है, सिंपल सेट। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि अगर डेफिनेशन हमसे पूछता है कि व्हाट इज टोटल रेवेन्यू, तो हम बोलेंगे प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया और एग्जाम में आता भी है ये फॉर्मूला में। दूसरी बात क्या है कि अगर फर्म में या भी कोई कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बेचने हैं उसकी संख्या के साथ उसके प्राइस को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, ये मिल जाता है यहाँ पर टोटल रेवेन्यू, है ना। तो ये वाला क्या हो गया, क्यू क्या है, क्वांटिटी मतलब कितना माल बेचा गया, कितना बॉल बेचा गया है, और कितना प्राइस है, एक का प्राइस कितना है। आई थिंक टोटल रेवेन्यू समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एवरेज रेवेन्यू में, ठीक है। अब एवरेज रेवेन्यू क्या कहता है कि टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्वांटिटी निकाल लेते हैं भाई। टोटल रेवेन्यू हमारा कितना आया है 200 और क्वांटिटी कितना है 10, ठीक है। तो अगर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 20, ये हमारा क्या आएगा, एवरेज रेवेन्यू। क्या आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू, है ना। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि अगर जितना माल बेचे हैं, जितना इसमें 10, ये वाला 10 तो बेचे हैं तो 200 रुपया खर्च हुआ है ना, 200 रुपया मिला है। अब इसमें से अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो क्वांटिटी से डिवाइड करने पे, भाग देने पे हमारा क्या मिलता है, एवरेज रेवेन्यू मिलता है। कि मतलब क्या है, यहाँ पे पता चला हमको क्या, कि एक का दाम कितना है, एक का दाम, एक बॉल का दाम कितना है। क्या पता चला कि 200 खर्च हुआ है, 10 बॉल बेचे हैं, एक बॉल का दाम पता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। ओके, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और समझा दे। अब थोड़ा सा और समझना है कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू कितना है, पी इंटू क्यू, चलिए पी इंटू क्यू डिवाइड बाई क्यू। क्या हमने सही लिखा, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टोटल रेवेन्यू इंटू टोटल रेवेन्यू का बैलेंस यहाँ पर रख दिए, क्यू से क्यू कट गया, बचा क्या, पी। मतलब ये निकला कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्रोडक्ट, ये इसके बराबर होगा। मतलब एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होगा, प्राइस के बराबर होगा, होगा कि नहीं हुआ। प्राइस कितना था 20 रुपीज। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है एमसीक्यू में कि क्या एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस होता है, बोला हाँ होता है, क्यों होता है, ये कारण है। क्लियर है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू किसके कारण होता है, प्राइस के प्राइस के साथ में ये इक्वल होता है। आगे अगर बढ़ते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू उत्पादन जब होता है, प्रोडक्शन होता है, तो इसके अतिरिक्त कुल आगम में होने वाली वृद्धि को सीमांत आगम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सीमांत आगम, सीमांत आगम, ठीक है। इसको कहते हैं औसत आगम, औसत आगम। इसको कहते हैं कुल, कुल आगम, ठीक है। इसको कहते हैं कुल आगम या फिर इसको आय भी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दिया है कि अगर प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है ना, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हमको 200 रुपये 200 में बेचे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 20 तो हो गया ना, ओके, ठीक। यहाँ फॉर्मूला लिखे, हाँ ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सपोज दैट कि हमारा जो है 200 में माल बेचे हैं, 200 में माल बेचे हैं, हमको क्या है कि अभी जो है हम वही माल को 220, पहले 200 में बेचे थे, अभी कितना में बेच रहे हैं, 220 में बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, 220 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो 220 में बेच रहे हैं, और तो और कि पहले कितना बेचे थे, 10 ठो बेचे थे, सॉरी
10 ठो बेचे थे जो है 200 में बेचे थे, ठीक है, 10 बेचे थे और 200 में बेचे थे। और यहाँ पर अगर हम बढ़ा दें, यहाँ पर 11, 10 तो बेचे थे, 20 करते तो 200 मिला, ठीक है, अगर 11 बेचेंगे तो कितना मिलेगा? 11, अगर 10 बेचे तो 10 में कितना से मल्टीप्लाई किए, तो इसमें भी 20 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा? 200। इस क्या चीजें समझ में आई है? मतलब क्या हुआ कि हम इसमें 10 बेचे थे तो इतना हुआ, इसमें एक बढ़ाए तो इसमें भी तो बढ़ा, इसमें चेंजिंग हुआ, इसमें चेंजिंग हुआ। चेंजिंग इन क्वांटिटी, चेंजिंग इन क्वांटिटी वर्ड, डिनोट द वर्ड, चेंजिंग इन क्वांटिटी इक्वल टू चेंजिंग इन प्राइस, प्राइस में चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या बोलता है? डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है यहाँ पर चेंजिंग, क्या होता है? चेंजिंग। डेल्टा का मतलब होता है, याद करके लिख लोगे, डेल्टा मीन्स, इसको ट्रायंगल को डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। देखो टोटल रेवेन्यू कितना था? 200 था, 200 चेंज हुआ कितना? 20। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू और डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी में चेंज हुआ चीज, तो भाई यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चेंज इन, तो चेंज इन क्वांटिटी 200 से 220, मतलब 220 माइनस 200, ठीक है, और इसमें क्या चेंजिंग हुआ? 10 माइनस, सॉरी 11 में से 10 कितना हो गया? 20/1। तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या आएगा? 20। क्या क्लियर है? 220 जो है हमारा टोटल रेवेन्यू में चेंजिंग कितना हुआ? पहले 200 था, 220 हो गया, कितना का चेंजिंग हुआ? 20। अब पहले 10 था, अभी एक ठो हो गया, 11 हो गया, एक ठो बढ़ा, तो दोनों में चेंजिंग दिखा दिए, तो कितना, तो हमारा अगर पूछा जाए कि मार्जिनल रेवेन्यू कितनी है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें सम्स भी आता है, इसमें सम्स भी आता है। तो ये तीनों हम लोग अच्छी तरह से समझ गए कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, और साथ में और भी चीजों को समझेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको मिटा दे, थोड़ा सा और कुछ बताना है इधर। अगर अगर मार्जिनल रेवेन्यू में एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान देना, मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू एन माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1, इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना है। जहां पर क्या होता है कि कुछ यहाँ पर क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू में अगर बढ़ोतरी होती है ना, कुछ भी बढ़ता है, तो बढ़ने से क्या होता है कि n-1 के स्थान पर n इकाई बेच दी जाती है। मतलब क्या है? n-1 का मतलब क्या है? पहले वाला, मतलब पहले कौन सा अमाउंट रहेगा, बड़ा वाला अमाउंट, फिर छोटा, इसी चीज को इससे दर्शाया है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है पता है? इन तीनों के बीच में रिलेशन, जो कि एग्जाम में आता है, इन तीनों के बीच में रिलेशन जो कि एग्जाम में आता है, तो आई थिंक हम लोग अभी कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि भाई टोटल रेवेन्यू जो है और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में रिलेशन, क्या रिलेशन समझेंगे, है ना, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में रिलेशन समझेंगे, चलेंगे मतलब, इसलिए पता है किस लिए कि अगर कोई बताते रहता है यहाँ से चला देते हैं तुमसे, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या है, रिलेशन क्या है? तो चीज ध्यान में रखना है कि भाई अगर टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के एक एक्स्ट्रा, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 10 बेच रहे हैं, अब 10 से 1 प्लस किए, तो अगला बार कितना बेच रहे हैं? 11 ठो बेच रहे हैं, तो 1 प्लस किए ना, सेल करने में पहले 10 ठो बेचे, फिर कितना बेचे? 11, 1 प्लस एक्स्ट्रा 1, एक्स्ट्रा 1 सेल करेंगे, तो टोटल रेवेन्यू में 10 के बेचे तो हम कितना में बेचे? 200 में बेचे, तो एक प्लेट तो कितना बेचेंगे? 220 में बेचेंगे। तो पहला रिलेशन तो ये हो गया,
कि अगर किसी भी हाल में ये क्या हो, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। आई बात समझ में? पहला इसको आप लोग अच्छी तरह से अपने भाषा में लिखोगे। जब भी प्रति, है ना, एक एक्स्ट्रा का मतलब हो गया कि उत्पादन में एक अतिरिक्त, माने उसकी संख्या में, प्रोडक्शन में एक अतिरिक्त अगर बेचेंगे तो टोटल रेवेन्यू हमेशा बढ़ेगा। क्या बोले? हमेशा इंक्रीज होगा। पहला रिलेशन हो गया। दूसरा, मार्जिन रेवेन्यू अगर पॉजिटिव होता है, मार्जिन रेवेन्यू अगर पॉजिटिव होता है ना, सकारात्मक होता है, तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। अगर मार्जिन रेवेन्यू जीरो है, ठीक है, अगर तो क्या होगा? ये जीरो है, जीरो का मतलब क्या हुआ? स्थिर। क्या होगा? स्थिर है। तो ये भी टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा, बट स्थिर ही रहेगा, स्थिर माध्यम से, कांस्टेंट माध्यम से, है ना। तो अधिकतम ही होगा, शून्य होगा तो भी अधिकतम होगा, है ना। शून्य होगा, सॉरी ये स्थिर नहीं होगा, ये लिखना सही नहीं है, ये लिखना सही नहीं। ठीक है, तो ये बस इतना लिखना है कि अगर इस जीरो होगा, अगर क्या होगा? शून्य होगा, स्थिर इसमें भी मत लिखो तो मार्क्स कट जाएगा। अगर जीरो होगा तो इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर नेगेटिव होगा, माइनस होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होगा। क्लियर है? और यहाँ पर अगर कांस्टेंट है, क्या है? अगर कांस्टेंट है मतलब स्थिर है, जैसे कि वैसा ही है, तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा लेकिन स्थिर ही रहेगा, है ना। टोटल रेवेन्यू स्थिर माध्यम से, क्या बोले हम? स्थिर के दर से। रेट कौन सा है? रेट कैसा रहेगा? स्थिर, कांस्टेंट रेट। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मार्जिन रेवेन्यू जब कांस्टेंट रहेगा तो स्थिर दर से, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा। ये हो गया टोटल रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू के बीच में रिलेशन। इसको आप लोग अच्छी तरह से एक्सप्लेन करोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे हम लोग एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू के बीच में रिलेशन। अच्छा, आज हम लोग रिलेशंस इन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन, एवरेज रेवेन्यू अगर कांस्टेंट होता है तो मार्जिन, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू दोनों का दोनों इक्वल होगा, मतलब कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब क्या, ध्यान समझना है, एवरेज रेवेन्यू अगर कांस्टेंट होता है तो एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू दोनों बराबर होगा, ठीक है। दूसरी बात, एवरेज रेवेन्यू अगर डिक्रीज होता है, कम होता है, गिरता है, तो मार्जिन रेवेन्यू भी गिरेगा। और एवरेज रेवेन्यू अगर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो मार्जिन रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? अब हम लोग इसके बाद थोड़ा सा रिलेशन समझ लेते हैं, क्या क्या चीज एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, तीनों के बीच में रिलेशन, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू। सबसे लास्ट है। मतलब कि इसके बाद हम लोग तीनों के बीच में रिलेशन को समझेंगे। तो कि मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पे बने रहे, चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब भी कर ले, और हमारे प्ले लिस्ट में वन बाई वन सारी वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग देखते रहो। इसके कारण आपके मार्क्स अच्छे आ जाए, और भी दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और और बिंदास रहें और हमेशा हंसते रहें, हंसते रहें, स्माइल करते रहें। बाय बाय, बाय बाय, ठीक है। हैप्पी माइंड, हैप्पी माइंड और हैप्पी डे और वगैरह वगैरह सब हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। घंटा